हो गया आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से जेएसएससी परीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, उससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण 500 प्रश्न जो हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि इससे आने वाले पहले 2 वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचा गया था, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग 500 प्रश्नों का हम लोग अभी टेस्ट लेने वाले हैं कि आपसे जो है क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। देखिए, जो हम लोगों ने इस वीडियो से पहले आने वाले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड था, उसमें हम लोग अधिकतर ये 500 प्रश्नों में से अधिकतर प्रश्नों को वहाँ पास पढ़ लिए हैं। ठीक है, आप यदि उस वीडियो को एक बार पढ़ करके और एक बार रिवीजन अभी तक कर लिए होंगे तो आपको ज़्यादातर प्रश्न जो है ना वो डायरेक्टली आपको ऑप्शन से टिक आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका की विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। ठीक है, तो आप जैसे ही रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ रहे होंगे, उनका जीवन परिचय, ठीक है, वहीं पास हम लोगों ने पढ़ा था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो पत्रिका था, ठीक है, उसके विशेषांक के रूप में जो निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास था, उसका नाम था दोस्तों द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दूसरे नंबर का प्रश्न है कि हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम बताना है। ठीक है, तो वो थे दोस्तों राहुल संकृत्यायन। ठीक है, ये महापंडित थे, राहुल संकृत्यायन इनका नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का जो नाम है वो है महापंडित राहुल संकृत्यायन। ठीक है, चलिए इसको आप सुधार सकते हैं, पंडित कर दीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखिए, मिस्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया, तो बताइए कि मिस्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिए थे। ठीक है, तो रीतिकाल को मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया। मिस्र बंधु जो लेखक हैं ये क्या नाम दिए, अलंकृत काल। आगे देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है वह किसकी रचना है। ठीक है, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य देते जाइएगा। ठीक है, तो ये जो रचना है वह है राहुल संकृत्यायन का रचना है। ठीक है, जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है ना, यह राहुल संकृत्यायन रचे हैं। आगे देखिए, सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे। ठीक है, सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे बताना है, फटाफट से बताइए। ठीक है, तो सार सुधा निधि जो पत्र के संपादक हैं वो थे दोस्तों पंडित सदानंद मिश्र। जब पंडित सदानंद मिश्र के बारे में आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पास सार सुधा निधि के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो याद रखिए सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे, तो पंडित सदानंद पंत। आगे देखिए 6 नंबर में कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक बताना है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक बताना है। ठीक है, तो वो हैं दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल थे ना वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आलोचना को शामिल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आलोचना को शामिल करने से जो हिंदी साहित्य का जो उनके द्वारा लिखा गया जो बुक था ना वो और भी मोटा हो जाता, तो रुचिकर नहीं होता। ठीक है, उसे पढ़ने में लोगों को रुचि नहीं लगता, इसीलिए उन्होंने आलोचना को शामिल नहीं किए थे।
लेकिन हिंदी साहित्य का आलोचना को शामिल कौन किए थे? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक है, हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह जो कथन है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन है दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है यदि इस्लाम न रहता तो भी इतिहास ऐसा ही रहता साहित्य का जो कि अभी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंद्यू ए हिंदुस्तानी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जो गारसा द तासी थे, ठीक है, और इनका जो इतिहास ग्रंथ है इतवार द ला लिटरेचर एंद्रई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, यहाँ पास पूछा गया है। ठीक है, दूसरा जो संस्करण है इसका वो कब प्रकाशित हुआ है, फटाफट से बताइए। तो दूसरा जो संस्करण है 1871 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? तो 1871, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? जो रामचंद्र शुक्ल था ना, उन्हीं का हिंदी साहित्य का जो इतिहास था तो पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हम लोग वहाँ पास पढ़े थे कि एक भूमिका के बारे में नाम लिया गया था। ठीक है, और भूमिका का नाम था हिंदी शब्द सागर। आपको यदि याद होगा कि भूमिका का क्या नाम था? हिंदी शब्द सागर। और उसके बाद छपा था हिंदी साहित्य का विकास, लेकिन बाद में विकास करके हटा करके इतिहास कर दिया गया था। इतना चीज़ आप याद रखिए। तो याद रखिएगा भूमिका के रूप में हिंदी शब्द सागर जो है वो रचा गया था या छपा गया था। आगे देखिए। आगे है यहाँ से दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ बताना है कि उनके द्वारा जो गिनाए गए ग्रंथ है वो कौन है? राम सतसई, कड़वा रामायण, दोहावली या कवित रामायण। ठीक है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही चुनना है कि जो शिव सिंह सरोज है ना, उनके द्वारा दिए गए ग्रंथ में कौन कौन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पास राम सतसई और जो कड़खा रामायण है ना, ये दोनों जो है वो शिव सिंह सरोज के द्वारा दिया गया है, रचा गया ग्रंथ है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा यहाँ से वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है। इन्होंने रीति काल के समय के बारे में क्या जिक्र किए हैं? तो ये माने हैं 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक माने हैं। 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माने हैं कि क्या है, ये रीति काल का टाइम पीरियड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? तो वो है दोस्तों विधेयवादी पद्धति। क्या है? तो विधेयवादी पद्धति है। आगे देखिए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक बताना है कि इसके लेखक जो हैं वो कौन हैं। तो इसके लेखक हैं दोस्तों जॉर्ज ए ग्रियर्सन। ठीक है, इसके लेखक कौन हैं? जॉर्ज ए ग्रियर्सन। आगे देखिए। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। किसने सूत्रपात किया था? तो गारसा द तासी ने किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? गारसा द तासी ने किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे का प्रश्न दोस्तों 15 नंबर का कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? ठीक है,
अलंकृत काल कहने वाले जो विद्वान हैं ना, वो इनमें से कौन हैं? तो हैं दोस्तों मिश्र बंधु। कौन है? तो मिश्र बंधु हैं, याद रखिएगा, मिश्र बंधु। आगे देखिए, आगे है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? ठीक है, इनमें से कौन है बताना है। तो है दोस्तों राम कुमार वर्मा। कौन है दोस्तों? वह है राम कुमार वर्मा हैं। आगे देखिए कि वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रथम ग्रंथ जो है वो वर्ण क्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम ग्रंथ बताना है कि कौन सा है। तो है दोस्तों इस्तवार दला लित्युत्तर इंद्री हिंदुस्तानी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय बताना है कि आदिकाल का समय क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो आदिकाल का समय है वह है संवत 1050 से लेकर के 1350 विक्रमी, 1375 विक्रमी। संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी। आप इसको याद रखिएगा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का ये समय दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, इस्तवार दला लित्युत्तर इंद्री ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, तो यह फ्रेंच में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में इसको लिखा गया है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल जो है ना वो किसने कहे हैं? तो बोले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन बोले हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोले हैं। ठीक है, वीर गाथा काल को आदि काल। आगे देखिए, कविता कैमुदी के संग्रहकर्ता बताना है कि कविता कैमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? कविता कैमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो है राम नरेश त्रिपाठी। कविता कैमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो है राम नरेश त्रिपाठी। आगे देखिए, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। मिश्र बंधुओं में बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो केशव बिहारी जो है ना वो शामिल नहीं है। गणेश बिहारी हैं, श्याम बिहारी हैं और सुखदेव बिहारी ये मिश्र बंधु में शामिल हैं। ठीक है, लेकिन केशव बिहारी शामिल नहीं है। ठीक, आगे देखिए, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। शिव सिंह सरोज का रचना काल बताना है कि रचना काल है तो 1833। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो 1833 है। क्या है? 1833 है। आगे देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो वो बोला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी किसने कहा? तो बोले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को की सीमा जो है ना, टाइम पीरियड, वो क्या माने हैं? ठीक है, तो वो माने हैं 1000 से लेकर के 1350। वीर गाथा काल में 1000 से लेकर के 1350। आगे देखिए, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। किसके द्वारा ये संपादित ग्रंथ है? ठीक है, हिंदी शब्द सागर जो है वह किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? फटाफट से आंसर देना है। ठीक है, कि हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्याम सुंदर दास। ठीक है, हिंदी शब्द सागर के संपादित ग्रंथ कौन किए हैं? तो श्याम सुंदर दास। आगे देखिए 27 नंबर का, कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक का नाम बताना है कि लेखक कौन है।
ठीक है, वो है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे देखिए, आगे है कि इस्तवार द ला लिटरेत्यूर इंद्रेयु ए हिंदुस्तानी की रचना की है। ठीक है, इसकी रचना किसने किए हैं? तो गारसा दत्तासी ने किए हैं। आगे है ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद किए थे दोस्तों डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। कौन किए थे? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त किए थे। आगे देखिए 30 नंबर का कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक बताना है कि कौन है? तो इनके लेखक हैं दोस्तों पादरी एडविन ग्रिब्स। पादरी एडविन ग्रिब्स। आगे देखिए 31, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति में सही लेखक बताना है कि सही लेखक इस पंक्ति का कौन है? तो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे है इसके बाद कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो व्यवस्थित रूप किसने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए थे। आगे है कि हिंदी को विद्य रत्नमाल के लेखक हैं। ठीक है, विद्य रत्नमाल के लेखक बताना है कि कौन है? तो हैं श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक बताना है कि इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। कौन है इसके लेखक? तो किशोरी दास वाजपेयी इसके लेखक हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक किया है? द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक किए हैं? तो 1893 से लेकर 1918। 1893 से 1918। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किए रामचंद्र शुक्ल? तो 1868 से लेकर के 1893। 1868 से लेकर के 1893। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक बताना है। पुरानी हिंदी नाम से जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है, हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बताना है कि कौन है? वह है बच्चन सिंह। कौन है? बच्चन सिंह। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? किस नाम से अभिहित किया है? तो गदकाल। ठीक है, याद रखिए गदकाल। हिंदी नवरत्न के लेखक बताना है कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों मित्रबंधु। कौन है? तो मित्रबंधु। आगे देखिए, आगे है साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो है नलिन विलोचन शर्मा। किसका है? नलिन विलोचन शर्मा जी का। रीतिकाल का समय बताना है कि रीतिकाल का समय था, तो वो था दोस्तों रीतिकाल का समय 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक। ठीक है, 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक, यानी कि रीतिकाल का समय ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि आदिकाल को विजवपन काल नाम से किसने दिया? यह नाम विजवपन नाम किसने दिया था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव दोस्तों माना जाता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ठीक है, यहीं से माना जाता है। आगे है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, ठीक है, विकास है, यह परिभाषा किसकी है? ठीक है, तो यह परिभाषा जो है वो बालकृष्ण भट्ट का है। किसका? बालकृष्ण भट्ट का। आगे है कि चर्यापद के रचयिता कौन है? चर्यापद के रचयिता बताना है
कि चर्यापद के रचयिता जो है वो कौन है। ठीक है दोस्तों, चर्यापद के जो रचयिता हैं वो हैं सरहपा, याद रखिएगा सरहपा। ठीक है, आगे है कि जयचंद प्रकाश के रचनाकार बताना है कि जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो भट्ट केदार जयचंद प्रसार के रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि 49 नंबर का कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे संप्रदाय शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। ठीक है, यह किसका कथन है। ठीक है, तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देखिए, संदेश रासक के लेखक बताना है कि संदेश रासक के लेखक कौन है। तो संदेश रासक के लेखक है दोस्तों अब्दुल रहमान। ठीक है, कौन है, अब्दुल रहमान। आगे है कि भला हुआ जो मारिया बहिनी हमारा कंतु लज्जज तू वयम सियहु जय भग्या धरुएंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है। ठीक है, ये पंक्ति जो है वो किस कवि की है। तो हेमचंद्र की है। किसकी है, तो हेमचंद्र की है। ठीक है, आगे देखिए, आगे का प्रश्न जो है दोस्तों कि अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि है। अमीर खुसरो जो है वो हिंदी साहित्य के संबंधित कवि के रूप में किस काल से ये आते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं दोस्तों आदिकाल से। ठीक है, आगे है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझा चाहिए। ठीक है, न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है। ठीक है, तो यह जो कथन है यह है रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है 54 नंबर का कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है। ठीक है, यह स्थापना जो है वह किसका है। तो यह है रामचंद्र शुक्ल जी का। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है। ठीक है, यह मत किसका है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का यह मत है। आगे है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति जो है वो मैथिल कोकिल कहलाए तो पदावली की रचना करने पर। आगे देखिए कि कुवलय माला कथा के लेखक बताना है कि कुवलय माला कथा के लेखक जो हैं वो कौन है। तो इनके लेखक हैं उद्योतन सूरी। जे हाल मिसंकी मकुन तगा फुल दुराय नैना बनाए बतिया। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो हैं दोस्तों वो हैं अमीर खुसरो। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंदन बालारास के रचयिता हैं। चंदन बालारास के रचयिता बताना है कि कौन है। तो है आसगु। क्या है, आसगु। आगे है विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है। अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है। तो पदावली लिखा है। क्या, पदावली। आगे है कि शुक्ला जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है। हमीर रासों के रचनाकार कौन है। वह है साडंगधर। कौन है, साडंगधर। कीर्तिलता की भाषा क्या है। कीर्तिलता की भाषा क्या है। तो मिश्रित अपभ्रंश भाषा है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे। ठीक है, वो था दोस्तों गोरखनाथ। कौन था, गोरखनाथ। आगे है इसके बाद कि महापुराण के रचनाकार कौन है। महापुराण के रचनाकार हैं पुष्यदंत। कौन है, पुष्यदंत। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है। तो 12 मानी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है। तो डिंगल भाषा है। ठीक है, चलिए आगे है कि आल्हा कदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, तो यह किया गया है परमाल रासों में। ठीक है, आगे है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है। ठीक है, प्रथम महाकाव्य जो है वह किसे माना गया है। तो ये माना गया है पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, आगे है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किसका कथन है। ठीक है, यह कथन किसका है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला का कथन है।
गोरी से वे सेज पर मुख्य पर ढारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। आगे है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं उन्हें चढ़ाकर। जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद की पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को शुक्ला जी भी उक्त कथन का आशय है। ठीक है, यह कथन का आशय बताना है क्या है? तो विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही होते हैं। आगे है कि पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे? तो इस दोहे के रचनाकार थे दोस्तों राम सिंह। कौन थे? राम सिंह। आगे है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। ठीक है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? ठीक है, यह कथन जो है अमीर खुसरो का है। देसील बना सब जन मीठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाला रचनाकार का नाम बताना है कि इनका रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति हैं। मैथिली कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो विद्यापति जो है मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? ठीक है, किस नाम से पुकारा है? तो पुरानी हिंदी के नाम से। कीर्तिलता के रचनाकार बताना है कि कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो है दोस्तों विद्यापति। कौन है? विद्यापति हैं। आगे है कि अपनी पहेलियाँ और मुकदरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं अमीर खुसरो। कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो। आगे देखिए, आगे है कि आदिकाल के काव्यों में प्रधान भाषा कौन सी है? प्रधान भाषा जो है कौन सी है? तो डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा है। आगे है कि रनमल छंद के रचयिता कौन है? रनमल छंद के रचयिता जो है दोस्तों वह कौन है? तो वह है श्रीधर। कौन है? श्रीधर। आगे है गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित किया गया है? गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा किया गया है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? ठीक है, नाथों की संख्या जो है वो कितनी मानी गई है? 9। आगे है कि खुमान रासों के रचयिता कौन है? खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो दलपति विजय। विसल देव रासों की रचनाकार कौन है? विसल देव रासों की रचनाकार बताना है कि कौन है? तो नरपति नाल जो है। आगे है विद्यापति किसके आश्रित कवि हैं? तो विद्यापति दोस्तों किसके आश्रित कवि हैं? ठीक है, विद्यापति किसके आश्रित कवि हैं? तो शिव सिंह के। आगे है कि राउल वेल किस तरह की रचना है? राउल वेल जो है वो किस तरह की रचना है? तो गद्यपद मिश्रित चंपू है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था में ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। कथन जो है वो किसका है? ठीक है, यह कथन जो है किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद दोस्तों कि भला हुआ जो मारिया बहिनी महारा कंतु प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार बताना है कि इसके रचना कौन है। ठीक है, इसके रचना है दोस्तों हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। आगे है कि चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने कहा माना है? ठीक है, किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माने हैं। पृथ्वीराज रासो के हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने वाले आलोचक हैं। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल। आगे है कि मोरा जुबना नवे लरला भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डारावन लागे बिहरा, बिरहा अगिन में ही डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, यह किसकी है? तो अमीर खुसरो की। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविकता, अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। यह विचार जो है वो किसका है? ठीक है, यह विचार जो है वो किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस महाकाव्य या काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा में कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चली रही है। उपयुक्त कथन जो है ये बताना है कि उपयुक्त कथन जो है वह किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का। निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? नरपति नाल द्वारा रचित कौन है? तो विसल देव रासो। कौन है दोस्तों? विसल देव रासो। आगे है कि सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सरहपा। कौन है? सरहपा। आगे है संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों संदेश रासक के जो रचयिता है वो हैं अब्दुल रहमान। आगे है कि बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? ठीक है, तो इसका संपादन
हर प्रसाद शास्त्री ने किए हैं। आगे है इसके बाद कि आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है, तो आल्हा खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। कौन है? परमाल रासो। आगे देखिए कि जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिताकार के नाम बताना है। ठीक है, तो उनका नाम है दोस्तों मधुकर कवि। आगे है भविष्यत कहा के रचनाकार। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो है वह धनपाल। ठीक है, आगे है सरहपा का संबंध इनमें से किससे है। सरहपा का संबंध किससे है, तो सिद्ध साहित्य से संबंधित है। और उपदेश रसायन के रचयिता कौन है, उपदेश रसायन के रचयिता है जिंदत सूरी। कौन है? जिंदत सूरी। आगे है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है, अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है विद्यापति को। और आगे है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। पुरुष परीक्षा जो है वो किस कवि की रचना है, तो विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। ठीक है, कीर्तिलता जो है वो किस भाषा की रचना है, अवहट की है। 12 बरस लव कुकुर जीरवा अरु 13 लव जीवो सवार बरस 18 क्षत्रिय जीवो आगे जीवक के जीवन को धिक्कार। ठीक है, ये पंक्ति किस रासो काव्य से लिया गया है, तो ये लिया गया है परमाल रासो से। आगे है आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसका किया गया है डिंगल का। शब्दानुशासन के लेखक बताने हैं। शब्दानुशासन के लेखक कौन है, हेमचंद्र हैं। और खाली की बारी किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो की है खाली की बारी रचना। ठीक है, किसकी है, तो खाली की बारी रचना है अमीर खुसरो की, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। आगे का दोस्तों जो प्रश्न है वो है कि परमात्म प्रकाश के रचनाकार बताना है कि परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो है योगींद्र या जोइंदू। ठीक है, आगे है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। ठीक है, किसने नाम दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। ठीक है, तो यह चंद्रवर्दई की रचना है। आगे है कि आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, तो कहाँ मिलता है दोस्तों, तो परमाल रासों में। निम्नलिखित पंक्तियों में से किस कवि की है कि खने खन नयन कोई अनुसरई खने खन वसन धूलि तनी भरई। ठीक है, किसका है, तो यह है दोस्तों विद्यापति का। किसका है, तो यह विद्यापति का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि भविष्यत कहा किसकी रचना है। भविष्यत कहा जो है वो किसकी रचना है, तो धनपाल की है। आगे है इसके बाद कि प्राकृत पैंगलम के रचयिताकार कौन है, तो प्राकृत पैंगलम के रचयिताकार है वंशीधर। उपदेश रसायन रासक के रचनाकार कौन है। उपदेश रसायन रासक के रचनाकार कौन है, तो जिंदत सूरी। कौन है, जिंदत सूरी। आगे है इसके बाद, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा चारों ओर वह थाली फेरे मोती उससे एक न गिरे। यह पंक्ति किसकी है। ठीक है, तो यह जो पंक्ति है दोस्तों वह है खुसरो की। किसकी है, अमीर खुसरो की। आगे है कि सिद्ध साहित्य में सीधों की संख्या कितनी मानी गई है, तो सीधों की संख्या 20 मानी गई है। कितनी, सीधों की संख्या दोस्तों 20 मानी गई है। चलिए आगे है इसके बाद कि धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन दिनों धाराओं में चलता है। यह जो इनमें से किसका कथन है, यह कथन जो है किसका कथन है, तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद कि एक मिनट दोस्तों, सिद्ध साहित्य में सीधों की संख्या कितनी है, तो सीधों की संख्या 84 है। ठीक है, सॉरी, सीधों की संख्या कितनी है, तो 84 है। ठीक है, अब आगे है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो विष्णु स्वामी। किसने, विष्णु स्वामी ने। आगे है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। किस दर्शन का प्रतिपादन किए थे दोस्तों, तो किए थे विशिष्टाद्वैतवाद का। किसका, विशिष्टाद्वैतवाद का। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है। ठीक है, तो इनका दर्शन है द्वैताद्वैत से। आगे है आकाश धर्मा गुरु कहाँ जाता है। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, किसे कहा जाता है, रामानंद को कहा जाता है। रहीम किसके दरबार में कवि थे। रहीम किसके दरबार में कवि थे, तो कवि थे दोस्तों अकबर के। किसके, अकबर के।
आगे है इसके बाद कि मदना अष्टक के रचयिता का नाम बता रहा है कि इसका नाम क्या था, तो रहीम। खेट कौतुकम किसकी रचना है? खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो रहीम की। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं, ठीक है, कौन है? तो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे है हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था? दूसरा मार्ग क्या था? तो रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, ठीक है। किसका कथन था? तो रामचंद्र शुक्ल का। आगे है भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो दक्षिण भारत से। अलवार वैष्णवों की संख्या बताना है कि अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो 12। संवत 1375 से 1700 तक साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? कौन सी भावधारा जो है वो परिलक्षित होती है? तो वो भावधारा है दोस्तों भक्ति का। किसका? भक्ति का। आगे है द्वैतवाद के प्रणेता बताना है कि द्वैतवाद के प्रेरता कौन है? तो मध्वाचार्य। कौन है? मध्वाचार्य। आगे है इसके बाद कि सुधा द्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सुधा द्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो है वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। आगे है इसके बाद कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ठीक है, तो यह है रामचंद्र शुक्ल का। निम्न में से कौन सा ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ठीक है, तो वह दोस्तों माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय का। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? ठीक है, किस काल की ये सब देन है? तो भक्ति काल की। कब की है? तो भक्ति काल की देन है। आगे है इसके बाद कि विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 4। आगे है कि कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह किसका कथन है? ठीक है, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? ठीक है, किस संत कवि की है? तो रैदास की है। आगे है निम्न में से किसका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? तो किसका जन्म हुआ था पंजाब के तलवंडी गांव में? तो गुरु नानक देव का। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्रीचंद। कौन है? श्रीचंद। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? अपनी विद्वता के कारण जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन सा कवि है दोस्तों? तो वो कवि का नाम है दोस्तों सुंदरदास। आगे है कि कबीरदास की भाषा कैसी थी? कबीरदास की भाषा कैसी थी? सधुकड़ी। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ठीक है, और यह उक्ति जो है वो किसकी है? ठीक है, यह युक्ति किसकी है? तो कबीर की है। किसकी? कबीर की युक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है? ठीक है, कवि नहीं थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि, मीरा नहीं थी। ठीक है, आगे है इसके बाद कि निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक देव। आगे है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, यह पंक्ति कबीर की है। किसकी है? तो कबीर की है। ठीक है, आगे है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति जो है वो किस कवि की है? तो मलूक दास की। आगे है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं कौन है? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो है दोस्तों आपका हरिदास। कौन है? हरिदास। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, उक्त कथन किस आलोचक का है? ठीक है, किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? तो यह जो संकलित है वह है आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी जो है वो किन्हें मिलती है?
तो दोस्तों उनकी गद्दी जो है मिलती है धर्मदास को। किसको? धर्मदास को। आगे है संत रज्जब द्वारा दादूयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नाम से जो है वो जाना जाता है? तो अंगबंधु। ठीक है। आगे है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? ठीक है, इनका जन्म जो है कब माना जाता है? तो विक्रम संवत 1456 में माना जाता है। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो धर्मदास ने। 1 मिनट, वाणी का संग्रह के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो वाणी का संग्रह भी धर्मदास ने ही किया था, ग्रंथ का भी। ठीक। ज्ञान श्री शाखा से संबंधित है। ज्ञान श्री शाखा से संबंधित कौन है? तो कबीरदास। आगे है कि मोको कहीं ढूंढो बंधे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? ठीक है, यह पंक्ति जो है वो किसकी है? तो कबीरदास की है। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? किनका नाम सबसे पहले आता है? तो नामदेव की। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? ठीक है, किस संत कवि की है दोस्तों? तो नामदेव की है। आगे है कि गहना एक कनक ते गहनाता में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापे यक निमाज एक पूजा। ठीक है, तो यह जो है वो किसका रचना है? तो यह दोस्तों कबीर की। आगे है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? तो 40 पद। आगे है कि तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तो यह विचार रामचंद्र शुक्ल का यह विचार है। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया, चंद्र न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाते आया। उपरोक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, यह जो काव्य पंक्ति है वो किस कवि की है? तो नामदेव की है। कबीर के गुरु का नाम बताना है कि कबीर के गुरु का नाम जो है वह क्या है? ठीक है, तो कबीर के गुरु का नाम है दोस्तों रामानंद। कौन है? रामानंद। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दोस्तों विशाल भारत पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। रैदास किसके गुरु थे? रैदास जो थे वो किसके गुरु थे? तो मीराबाई के गुरु थे रैदास। आगे है कि अंगबधु किसकी रचना है? तो अंगबधु जो रचना है वह है दादू दयाल की रचना है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? किसके कहने पर डुबाया था? तो शेख तकी के कहने पर। आगे है कि भाषा बहुत परिकृष्ट और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षणता का प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्ति के लेखक बताना है कि पंक्ति के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे है कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। आगे है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, यह जो है वो किसके विषय में कहा गया है? ठीक है, किसके विषय में कहा गया है? तो कबीर के बारे में। अजगर करें न चाकई पक्षी करें ना काम, किनकी कहा है यह? ठीक है, यह जो है किसकी है? तो मुल्लक दास की कहा गया है यह। आगे है कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? ठीक है, बीजक के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। आगे है कि सबंगी चरना किसकी है? सबंगी चरना जो है वो किसकी है? तो यह है रज्जब की। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? ठीक है, किनका शिष्य जो है वो मानते हैं? तो शेख तकी का। किसका? शेख तकी का लीजिए। ठीक है, आगे देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय है, सदुकड़ी से उनका अभिप्राय जो है वो क्या है? तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्य की। ठीक है, किसकी? संत काव्य की। आगे है निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। कौन सुशिक्षित थे दोस्तों? तो वो थे सुंदरदास। कौन थे? सुंदरदास। आगे है इसके बाद कि सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? ठीक है, कौन माने जाते हैं? तो कबीर। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास है।
चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्य रचना है? ठीक है, किसकी विशिष्ट रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की। बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पायो, भाड़ घड़े धरी बैठ आयो, मंगल चार माही मन रखें, राम सरैया रमना चासव। किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति जो है वह किसकी पंक्ति है? कबीर की। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य जो है गलत है? कौन सा वाक्य गलत है? तो साहित्यिक कोमलता, ये गलत है। आगे है कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? ठीक है, किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो सूफियों के सत्संग का। 1455 साल गए चंदावर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तीर्थ पर काट भये। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? ठीक है, तो एक कबीर के विषय में। आगे है दुल्हिन गहूँ मंगल चार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? कबीर का यह पद राग गौड़ी में है। आगे है कि कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बीजक नाम से। इनमें से कोई संदेश नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्ति किस आलोचक की है? ठीक है, तो यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आगे देखिए, आगे है इसके बाद की किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? किस काव्य धारा में किया गया है? तो संत काव्य धारा में। अपने काव्य के आधार पर स्पष्ट करते हुए किसने कहा? मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। ठीक है, किसने कहा? तो कबीर ने। उलट बांसियाँ किसने लिखी है? ठीक है, किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं दोस्तों कबीर। आगे है कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो यह है पद्मावत में। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो छिताई वार्ता की नहीं है। आगे है कि मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? कौन सी कृति है? तो वो है दोस्तों आपका चंदायन या लोरकहा। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो बाबर की प्रशंसा की है। आगे है इसके बाद कि ज्ञानदीप नामक प्रेम खान काव्य की नायिका कौन है? तो इसकी है देवयानी। कौन है दोस्तों? देवयानी। आगे है कि अंगद पैज की रचना किसने की है? इसकी रचना किसने की है? तो ईश्वरदास। मुल्ला दाऊद की भाषा है, मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? तो ठेठ अवधी। सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ रचना है, ठीक है, वो रचना सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है? तो पद्मावत है। आगे है कि जायसी का काव्य भाषा थी, जायसी का काव्य भाषा कैसी थी? तो अवधी थी। ठीक है, आगे है कि सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा है? तो है दोस्तों चंदायन। कौन सा है? तो चंदायन है। आगे है इनमें से जायसी की रचना नहीं है, जायसी की रचना नहीं है, तो इंद्रावती जो है वो जायसी की रचना नहीं है। ठीक है, आगे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ठीक है, पहली रचना मानते हैं मृगावती को। किसको मानते हैं? मृगावती को। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना बताना है कि कासिम शाह की रचना क्या है? तो हंस जवाहिर। हिंदू मग पर पाँव न राखियो, का बहुते हो हिंदू भाखियो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? तो अवधी में है। आगे है चंदायन के रचयिता कौन है? तो दोस्तों चंदायन के जो रचयिता है वह है मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी। ठीक है, शेख तभी होना चाहिए। आगे देखिए, चलिए शेख नबी ठीक है। आगे देखिए मधुमालती के रचनाकार हैं। ठीक है, मधुमालती के रचनाकार जो है कौन है? तो मंझन है। आगे है कि अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो इसके कृति के रचयिता है मालिक मोहम्मद जायसी। रस रतन के रचयिता कौन है? रस रतन के रचयिता है फूहकर। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी दोस्तों प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो वो जो है दास्य भाव का है।
राम भक्ति काव्य धारा से संबंध कवि नहीं है। कौन जो है संबंध कवि नहीं है? तो गजाधर भट्ट जो है संबंध कवि नहीं है। निम्नलिखित में से लोकमंगल की साधना का कवि कहा जाता है। लोकमंगल की साधना का कवि तुलसीदास को। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो ब्रज भाषा में। आगे है भक्तमाल के टीकाकार हैं। भक्तमाल के टीकाकार कौन है? तो प्रियदास हैं। कौन है? प्रियदास हैं। आगे है मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? तो मूल गोसाई चरित के रचनाकार है बेनी माधव दास। आगे है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो कवितावली की कृति है। गीतावली किसकी काव्य कृति है? तो यह जो है वो तुलसीदास की काव्य कृति है। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? किसका नाम राम बोला था? तो तुलसीदास का नाम जो था वो राम बोला था। आगे है इसके बाद की विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन हैं? तो जहांगीर जस चंद्रिका के जो रचयिता हैं दोस्तों वो हैं केशव। आगे है कवित रत्नाकार का लेखक कौन है? तो कवित रत्नाकार के लेखक जो हैं दोस्तों वो हैं आपका सेनापति। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किस कवि की पंक्तियां हैं? तो यह जो है वो तुलसीदास की है। कठिन काव्य का प्रेम किस कवि को कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है दोस्तों केशव को। आगे है कि भक्तमाल की रचना किसने की? भक्तमाल की रचना किसने की? तो नाभादास ने। ठीक है, किसने की? तो नाभादास ने की। आगे देखिए तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या बताना है कि पदों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो टोटल है दोस्तों 279। कितनी है? तो 279। आगे है कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का है। निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? तुलसीदास की रचना नहीं है तो रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो कृष्ण गीतावली के रचयिता है तुलसीदास। तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? ठीक है, तो है गीतावली। रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा जो है वो कैसी है? तो अवधी है। पावती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? पावती मंगल किसके द्वारा रचित जो है वो ग्रंथ है ये बताना है, तो वह है तुलसीदास द्वारा। गोद लिए हुलसी फिरय तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? ठीक है, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो रहीम की है। किसकी? रहीम की है। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा कैसी है? भक्तमाल की भाषा कैसी है? तो ब्रज भाषा है। कैसी है? तो ब्रज भाषा है। राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो रामानंद हैं। वरवय रामायण किसकी रचना है? वरवय रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। और तत्भव पत्रिका के संपादक हैं, तत्भव पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश। आगे है कि तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? कवितावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो 12 माने हैं। कितनी माने हैं? तो 12 माने हैं दोस्तों। आगे है इसके बाद कि सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित जो है वह किसकी रचना है? तो वो है नरोत्तम दास की। निम्नलिखित में से अष्टाछाप के कवि नहीं है। अष्टाछाप के कवि जो हैं वह नहीं है, तो रैदास नहीं है। सूरसागर की किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है, उक्त स्थापना किसकी है? उक्त स्थापना जो है वह किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। आगे है कि मीराबाई की उपासना है। मीराबाई की उपासना है। ठीक है, मीराबाई की उपासना जो है वो कैसी है? तो माधुर भाव की उपासना है। आगे है इसके बाद की नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की है। आगे है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं श्री माधवाचार्य। आगे है गोस्वामी विठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था 1565 में। ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतु कम के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है दोस्तों रहीमन। कौन है? रहीम, सॉरी। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो यह जो रचना है दोस्तों वह है मीराबाई का। आगे है कि अष्टयाम
किसकी रचना है? अष्टयाम जो है किसकी रचना है? तो नाभादास की। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? जड़िया उपाधि दी गई है तो रास पंचाध्यायी। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है सूरदास। कौन है? सूरदास। आगे है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है? तो दोस्तों प्रेम वाटिका जो है वह रस खान की काव्यकृति है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो रसमंजरी के रचनाकार है नंददास। कौन है? नंददास। आगे है कि सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो यह जो है किस काव्य में है? तो साहित्य लहरी में। गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो ये थी दोस्तों 8। आगे है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो वह है सूरदास। कौन है? तो वह है सूरदास। आगे है इसके बाद कि सूरदास के संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। कौन दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान बताना है, तो उनका जन्म स्थान है सीही। कहाँ? सीही, मथुरा के निकट सीही। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम था दोस्तों वल्लभाचार्य। क्या नाम था? वल्लभाचार्य। आगे है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया? ठीक है, तो यह किए हित हरिवंश ने। आगे है कि भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो दोस्तों यह कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन किसका है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इस क्षेत्र का वे कोना कोना झांक आए हैं। ठीक है, यह कथन किसका है? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल का है। सुधाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य नाम इनका क्या है? प्रवर्तक आचार्य का तो वल्लभाचार्य नाम है। आगे है कि अष्टाछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं, तो अष्टाछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं विट्ठलनाथ। आगे है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टाछाप की स्थापना हुआ था 1562 में। कब हुआ था? तो 1565 में दोस्तों हुआ था। स्नेह लीला के रचयिता हैं। स्नेह लीला के रचयिता कौन है? तो है दोस्तों आपका विष्णुदास। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो हैं दोस्तों गोकुलनाथ। और उज्ज्वलीन नीलमणि के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं दोस्तों रूप गोस्वामी। कौन है? तो रूप। आगे है इसके बाद कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसिका का ब्रजभाषा पर अधिकार है। यह कथन जो है वह किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। हित 84 के रचयिता कौन है? हित 84 के रचयिता है हित हरिवंश। आगे है जुगलमान रचयिता नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जुगलमान रचयिता नामक के लेखक कौन है? तो वह है दोस्तों कृष्णदास। आगे है कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि सूरदास माने जाते हैं। ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ध्रुव चरित्र के रचयिता है नरोत्तम दास। कौन है? नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र के लेखक हैं। सुदामा चरित्र के लेखक बताना है कि कौन है? तो नंददास हैं। संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पहने टूटी विसरी गेव हरिनाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? यह है कुंभन दास का। किसका? कुंभन दास का। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी वल्लभाचार्य। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो ये कहे हैं विट्ठलनाथ ने। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? तो सूरदास की अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में है। किस रचना में है? तो दोस्तों ब्रज भाषा में है। आगे है राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? ठीक है, तो यह है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? रीतिकाल का आरंभ दोस्तों चिंतामणि त्रिपाठी से माने हैं। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आगे है कि विरह वारिस रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? तो यह है दोस्तों बोधा का। आगे है कि तुलसी गंग दुरे दुवय भय
सुकवीन के सरदार, यह कथन में इनमें से किसका है? ठीक है, यह कथन किसका है? तो भिखारी दास का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? तो केशव दास द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है दोस्तों विज्ञान गीता। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जह नैकुश सयानप बांक नहीं। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार है धनानंद। आगे इसके बाद घनानंद, ठीक है। आगे इसके बाद की ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? तो यह लिखे हैं दोस्तों द्विज देव के बारे में। आगे है कि हिंदी के रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचना होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। यह उक्ति जो है वो किसका है? यह कथन जो है यह किसका है? वह है डॉक्टर नागेंद्र का। किसका? डॉक्टर नागेंद्र का। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? आचार्य शुक्ल का जो उक्त कथन है वो किसके संदर्भ में है? ठीक है, तो दोस्तों वो जो है वह आलम के संदर्भ में है। आगे है कि विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशव दास। आगे है कि मती राम जी रसराज के समान पद्माकर जी खालिस्तान भी के काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठ हार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ का प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर किस की रचना में संदर्भ में है? ठीक है, किसकी रचना में संदर्भ में है? तो जगत विनोद की। आगे है हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। ठीक है, तो बताना है कि किसकी कथन है? तो यह जो कथन दोस्तों वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। कौन है? जसवंत सिंह। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है दोस्तों? तो टोटल ग्रंथों था उसमें 23। कितने थे? 23। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? तो किस कवि को? तो घनानंद को। आगे है हित तरंगिनी किसकी रचना है? तो हित तरंगिनी जो है वो कृपाराम की रचना है। किसकी? कृपाराम की रचना है। रामचंद्रिका के रचना किसने किए हैं? तो वो किए हैं दोस्तों आपका केशव। केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? तो कवि होने के साथ साथ गायक थे। भाव विलास किसकी रचना है? तो भाव विलास रचना है दोस्तों देव की। आगे है रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो रसराज ग्रंथ का रचयिता है मतीराम। कौन है? मतीराम। आगे है भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा थी। सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद किसकी रचना है? तो देव की। आगे है कि काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? तो भिखारी दास हैं। ठीक है, आगे है कि इश्क नामा के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इश्क नामा की जो रचयिता है वो है बोधा। कौन है? बोधा हैं। आगे है दोस्तों बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? ठीक है, तो बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? ठीक है, तो मिश्र बंधु ने दिए। ठीक है, मिश्रा बंधु या मिश्र बंधु। आगे देखिए कि निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? फूल मंजरी कृति की रचना किसने की है? तो मतीराम ने। किसने किए हैं? तो मतीराम। आगे है कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ है। ठीक है, भाषा भूषण के बारे में बोला जा रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? ठीक है, तो दोस्तों वो बोले हैं महाराज जसवंत सिंह के बारे में। आगे है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? ठीक है, किस कवि के संबंध में है? तो घनानंद के संबंध में है। आगे है कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की संहार शक्ति का
सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने। आगे है कि शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? शिवा बावनी के रचयिता के नाम बताना है कि क्या है? तो भूषण। क्या नाम है? भूषण। आगे है कि निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ललित कलाम या ललित कलाम होता है, ललित कलाम के जो रचनाकार हैं, ठीक है, वो है दोस्तों मतीराम। कौन है? तो मतीराम है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीति काल के लिए यह कथन किसका है? तो रीति काल के लिए दोस्तों यह कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है तो भिखारी दास। आगे है इसके बाद कि सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर किसके दोहे के लिए कहा गया है? किसके दोहे के लिए कहा गया है? तो बिहारी के दोहे के लिए। काव्य निर्णय की रचना किसने की? काव्य निर्णय की रचना किसने की? तो भिखारी दास ने। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है आपका केशव दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है घनानंद की काव्य भाषा थी। घनानंद की काव्य भाषा कैसी थी? तो ब्रज भाषा थी। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? तो आचार्य सोमनाथ। कौन है? तो आचार्य सोमनाथ। आगे है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाशक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? दोस्तों यह जो कथन है वो आचार्य शुक्ल का है। आगे देखिए कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? तो यह जो कथन है ना दोस्तों यह बिहारी के संबंध में है। किसके संबंध में? तो बिहारी के संबंध में। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की है? सॉरी नहीं है, घनानंद की नहीं है तो है रस विलास। घनानंद की रचना नहीं है। आगे देखिए कि कुंदन को रंग फिकौ लगे झलको अति अंगन चारु गुराई, यह पंक्ति है, ठीक है। तो यह पंक्ति है मतीराम की। किसकी है? तो मतीराम की है। जगत विनोद किस कवि की रचना है? तो दोस्तों जगत विनोद जो है ना वो पद्माकर की रचना है। किसकी है? तो पद्माकर की। आगे देखिए बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ना ये रामचंद्र शुक्ल का है। श्रृंगार लतिका की रचयिता कौन है? तो दोस्तों श्रृंगार लतिका की जो रचयिता है, ठीक है, वो है दोस्तों द्विजदेव। कौन है? तो द्विजदेव हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है जो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ठीक है, किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। आगे है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार है भूषण। कौन है? तो भूषण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को बोले हैं? तो केशव को। आगे है कालिदास हाजरा की रचना बताइए। कालिदास हाजरा की रचना बताना है कि क्या है? तो है कालिदास ने। आगे है कि सुजान सागर के लेखक बताना है कि सुजान सागर के लेखक कौन है? तो घनानंद है। सुजान सागर के लेखक कौन है? तो घनानंद है। अष्टयाम किसकी रचना है? तो दोस्तों अष्टयाम जो है ये देव की रचना है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? भूषण को कवि भूषण की उपाधि जो है वो किसने दिए? तो सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है? तो पद्माकर की रचना है गंगा लहरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बिरह वारिस किसकी रचना है? बिरह वारिस जो है वह किसकी रचना है? तो बोधा की है।
भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो भाषा भूषण के रचनाकार है जसवंत सिंह। जाति विलास के रचयिता कौन है? तो दोस्तों जाति विलास के रचयिता है देव। आगे है भिखारी दास की रचना है, भिखारी दास की रचना है, तो दोस्तों भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। आगे है कवि प्रिया के रचनाकार के नाम बताना है, तो कवि प्रिया के रचनाकार के नाम हो जाएगा केशव। आगे है प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता हैं पद्माकर। आगे है अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो दोस्तों अंग दर्पण जो है ना वो रसलीन की रचना है। अंग दर्पण किसकी रचना है? तो रसलीन की रचना है। आगे है शकुंतला नाटक किसकी रचना है? तो शकुंतला नाटक जो है ना वो नेवाज की रचना है। किसकी? नेवाज की। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं तो लाल कवि। कौन है? लाल कवि। विज्ञान गीता किस आचार्य की कवि कृति है? विज्ञान गीता जो है वह किस काव्य की है, किस आचार्य की कृति है? तो केशव दास की। आगे है कि भाषा बोली न जान ही जिनके कुले के दास, यह कथन किस कवि का है? ठीक है, तो यह जो कथन है वो केशव दास का है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकुल सयानप बाक नहीं, पंक्ति के लेखक बताना है कि कौन इस पंक्ति के लेखक हैं? तो घनानंद है। बिहारी की रचना का नाम क्या है? बिहारी की रचना का नाम क्या है निम्नलिखित में से? ठीक है, तो बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सतसय। आगे है जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? जगत विनोद की रचना किस कवि ने किए हैं? तो पद्माकर ने किए हैं। आगे देखिए काव्य विवेक के रचनाकार हैं, काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि है। कौन है? चिंतामणि। घनानंद की साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति जो है वो किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। ठीक है, तो इसकी जो प्रमुख प्रवृत्ति है वह है स्वानुभूति और स्वच्छंदता की, स्वानुभूति और स्वच्छंदता की। केशव दास की रचना इनमें से कौन सी है? तो केशव दास की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका। आगे देखिए प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीति काल के किस कवि के संदर्भ में है? रीति काल के किस कवि के संदर्भ में किया गया है? तो घनानंद के बारे में। रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो दोस्तों रसिक प्रिया जो है ना वो पद्माकर की रचना है। रसिक प्रिया किसकी रचना? 1 मिनट। रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो केशव दास की रचना है। अभी से हम लोग 3 बार पढ़ लिए इसको। रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो केशव दास की है। भीतर भीतर सब रस सुसय, हंसी हंसी के तनमन धन मुसय, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति है। आगे देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, तो प्रेम प्रलाप जो है ना वो ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैसरावे की ग्राम्य कहावतें और शब्द की बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ला जी के इन पंक्ति का संबंध जो है वो किससे है? इस पंक्ति का संबंध किससे है? तो है प्रताप नारायण मिश्र से। किससे? प्रताप नारायण मिश्र से। आगे देखिए निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो है दोस्तों बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। पंडित अंबिका दत्त व्यास। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हमारा का नारा किस साहित्यकार ने दिया? किस साहित्यकार ने दिया? तो प्रताप नारायण मिश्र ने यह नारा दिए। प्रताप नारायण मिश्र ने यह नारा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? ठीक है, तो यह जो कवि हैं ये अब्र नाम से कविता लिखते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? ठीक है,
तो किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के। आगे देखिए, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा। किस नाम से? फूलों का गुच्छा नाम से। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? भारतेंदु मंडल का नहीं है तो श्रीधर पाठक। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? ठीक है, 1850 से 1900 ईस्वी को किस नाम से अभिहित करते हैं? तो भारतेंदु युग के नाम से। आगे देखिए, आगे है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार से हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की भाषा का भी किया। इस पंक्ति में के लेखक कौन है? इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस कवि को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आगे है, बकरी बिलाप किसकी कृति है? बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? श्रीधर पाठक की रचना कौन सी नहीं है? तो गंगावतरण नहीं है, बाकी जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा और भारत गीत ये सब श्रीधर पाठक की रचना है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है तो दोस्तों खड़ी बोली की पहला महाकाव्य प्रिय प्रवासा को माना जाता है। खड़ी बोली की पहला महाकाव्य प्रिय प्रवासा को माना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी थे। उक्त कथन किसका है? ठीक है, ये जो कथन है ये किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। पथिक किसका काव्य संग्रह है? पथिक जो है ना, यह किसका काव्य संग्रह है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी का है। किसका है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी का है। आगे देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषाओं में लिखा गया है? तो यह जो है ना, ये खड़ी बोली में लिखा गया है। आगे है, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना किए थे? तो किए थे यशोधरा ग्रंथ की रचना। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रवृत्ति चित्रण किस महाकाव्य से है? किस महाकाव्य से है? तो प्रिय प्रवास से है। कुणाल गीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों कुणाल गीत के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता बताना है कि कौन है? तो वो है दोस्तों गुरु भक्त सिंह। कौन है? गुरु भक्त सिंह। आगे है, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक बताना है कि कौन है? तो इसके प्रवर्तक दोस्तों वो हैं श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? तो उद्धव शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? तो देखिए, भ्रमरदूत नहीं है, बाकी हिंडोला है, गंगावतरण है और उद्धव शतक है, ये सब है। लेकिन जो भ्रमरदूत है ये नहीं है। ठीक है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? ठीक है, प्रशस्ति वचन जो है वो इनमें से किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। आगे देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है?
खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। कौन है? प्रिय प्रवास। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन जो है वह किस विद्वान का है? तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखिए कि यदि द्विवेदी जी न उठ लड़े तोते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आगे है धारा धारा वा धावन शीर्षक के कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबंध अनुवाद निम्न में से किसका किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है राय देवी प्रसाद पूर्ण का। आगे है कि एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? एकांतवासी योगी के रचयिता है श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक। आगे देखिए, आगे है हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? मुकुटधर पांडे। कौन? मुकुटधर पांडे। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा था? तो डॉक्टर नागेंद्र ने। आगे है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहत होक चला। पंक्ति किसकी जो है यह पंक्ति किसकी है? तो पीछे ही पढ़े थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। आगे है 402 नंबर का प्रश्न की जयद्रथ वध रचना है। जयद्रथ वध रचना है मैथिली शरण गुप्त जी का। किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का। आगे देखिए कि काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? काव्य मंजूषा के रचयिता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है तो प्रिय प्रवास या प्रिय प्रवास। बाकी रंग में भंग है, जयद्रथ वध है और पंचवटी है। मैथिली शरण गुप्त का तीनों रचना है। आगे है कि गुप्त जी वास्तव में साम्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित में से किस विचारक का दिया गया है? किस विचारक का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो हिंदू में ऋतु संहार का रचयिता है श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? तो जगत सच्चाई सार के रचयिता कविता के रचयिता है श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक। वैदेही वनवास के लेखक हैं। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। रस कलश की रचना है। रस कलश किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है रस कलश। आगे है कि रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो रंग में भंग काव्य कृति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? लिखित काव्य ग्रंथ है चौखे चौपदे। चौखे चौपदे। आगे है किसान किसकी रचना है? किसान के रचनाकार का नाम बताना है। किसान के रचनाकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत में कितने सर्ग हैं? साकेत में कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं। कितने? 12 सर्ग हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? निम्न में से जो कौन है वह एक नहीं है तो अज्ञेय नहीं है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो अध्यात्म चिंतन नहीं है। बाकी रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। रेणुका, नीम के पत्ते और दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, अधैर्य की कवि किसे कहा गया है? अधैर्य की कवि किसे कहा गया है? तो दिनकर को कहा गया है। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? उर्वशी जो है ना वो किसके द्वारा रचित है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो उर्वशी के रचना पर। किसके रचना पर? तो उर्वशी के रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो शेक्सपियर पुरस्कार जो है वो उनको मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 420। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? अरविंद के
जीवन दर्शन से प्रभावित है? तो सुमित्रा नंदन पंत का। आगे है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चित्राधार किस कवि की कृति है? चित्राधार किस कवि की कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की कृति है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? किस साहित्य का प्रभाव है? तो फ्रांसीसी साहित्य का। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो निराला है। कौन है? निराला है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। उच्छ्वास किसकी काव्य संग्रह है? उच्छ्वास किसकी काव्य संग्रह है? तो पंत की। परिमल किसकी काव्य रचना है? तो परिमल जो है ना दोस्तों वो निराला की काव्य रचना है। किसकी? निराला की काव्य रचना है परिमल। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? आंसू काव्य जो है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1925 में प्रकाशित हुआ। कब? तो 1925 में प्रकाशित हुआ। निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो निहार काव्य संग्रह के रचयिता है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। बादल राग कविता के कवि कौन है? बादल राग कविता के कवि कौन है? तो निराला। कौन है? तो निराला। आगे है कि हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? हिम तरंगिनी जो है वह किसका काव्य संग्रह है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। किसका? माखनलाल चतुर्वेदी का। नीड का निर्माण फिर से लेखक कौन है? नीड का निर्माण फिर से के लेखक जो हैं वह कौन है? तो है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। आगे है कि कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता है? एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता है तो लिखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? तो यह रचना है दोस्तों निराला का। किसका? निराला का। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? इनमें छायावादी कवि जो है वो कौन नहीं है? तो शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है। शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो पंत को। किसको? पंत को। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है तो सुमित्रा नंदन पंत की। आगे है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अपराजिता के लेखक कौन है? तो अपराजिता के लेखक हैं अचल। कौन? अंचल। अपराजिता के लेखक कौन है? अंचल। मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय किसकी रचना है? तो सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त का। आगे है हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? प्रवासी के गीत के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा। कौन है? नरेंद्र शर्मा। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? तो मधुशाला काव्य के जो रचयिता हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। आगे देखिए, आगे है कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? तो छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता जो है वो मुकुटधर पांडे को माना जाता है। मुकुटधर पांडे को माना जाता है। सप्तपर्णा किसकी कृति है? सप्तपर्णा जो है वो किसकी कृति है? तो महादेवी वर्मा का। किसका? महादेवी वर्मा का। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर गया है? ठीक है, तो निराला जी का। निराला की जूही की कली उदाहरण है। निराला की जूही की कवि जो है कली जो है वो उदाहरण है तो मुक्त छंद का। किसका? मुक्त छंद का। आगे है कि रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। रविंद्र कविता कानन के लेखक है निराला। गीतिका के रचनाकार का नाम बताना है तो गीतिका के रचनाकार का नाम है दोस्तों निराला। क्या नाम है? निराला। लहर किस विद्या की रचना है? तो लहर जो है ना वो काव्य विद्या की रचना है। किसकी? काव्य विद्या की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी कविता संग्रह है? फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी कविता संग्रह है?
तो केदारनाथ अग्रवाल का। किसका? केदारनाथ अग्रवाल का। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम है वेदनाथ मिश्र। क्या नाम है? वेदनाथ मिश्र। युगधारा के रचयिता कौन है? तो युगधारा के रचयिता है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। आगे है कि युग की गंगा किसकी रचना है? तो यह रचना है केदारनाथ अग्रवाल का। किसका? केदारनाथ अग्रवाल का। आगे देखिए, आगे है कि आत्मजयी किसकी रचना है? जो आत्मजयी है ना, किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण सिंह का। किसका? कुंवर नारायण का। आगे देखिए, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो यह रचना जो है वो सैदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञाय का है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में रचनाकार कौन है? काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे है 7 गीत वर्ष किस काव्य संग्रह है? 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? तो यह जो है ना, ये धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। खुशबू के शिलालेख कविता के रचनाकार कौन है? तो इस कविता के रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र। निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो दोस्तों, एक शहर की मौत ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। बाकी पागल कुत्तों का मसीहा है, खूंटियों पर टंगे लोग हैं और काठ की घंटियां हैं, ये सब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। आगे है कि गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश जो है ना, वो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता है मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञाय। कौन है? अज्ञाय। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह। आगे है कि संशय की एक रात किसकी कवि की कृति है? किस कवि की कृति है संशय की एक रात? तो नरेंद्र मेहता की। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अज्ञाय की रचना है। आगे है कि आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? किस पर आधारित होता है? तो कठोपनिषद पर आधारित होता है। आगे है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही इसके हैं। आगे है कि रूपामवरा किसकी रचना है? रूपामवरा जो है ना, वो किसकी रचना है? अज्ञाय की है। आत्मजयी के लेखक कौन है? तो आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। साखी किसकी संकलन है? तो साखी जो है ना, वो विजय देव नारायण शाही का संकलन है। डंडा लोहा कविता संग्रह किसकी रचना है? तो डंडा लोहा कविता संग्रह धर्मवीर भारती का है। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन है। और कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों, कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो गिरजा कुमार माथुर का। अमन के रोग के लेखक कौन है? तो अमन के रोग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। आगे है निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती की। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो सतपुड़ा के जंगल जो है ना, वो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं। आंगन के पार द्वार के रचनाकार बताना है कि कौन है? तो इसके रचनाकार है अज्ञाय। आगे है ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? ब्रह्म राक्षस जो है ना, वो किसकी कविता है? तो मुक्तिबोध की कविता है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह का रचनाकार कौन है? तो यह काव्य संग्रह के रचनाकार है राजेश जोशी। कौन है? तो राजेश जोशी हैं। आगे है मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, मोचीराम कविता के रचयिता है धूमिल। नई कविता के पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है? तो इसका प्रकाशन हुआ है 1954 में। संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है सुदामा पांडे के द्वारा लिखा गया है। कल सुनना मुझे के रचनाकार कौन है? तो कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। अन है मेरे शब्द किस कवि के कृति हैं? तो यह जो है ना, यह एकांत श्रीवास्तव के कृति है। साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता है दुष्यंत कुमार। कौन है? दुष्यंत कुमार। मगध में कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो मगध के कविता के संग्रह की रचयिता कौन है दोस्तों? तो वह है श्रीकांत वर्मा। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो यह है अरुण कमल। कौन है? अरुण कमल है। आगे है निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र हैं।
भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? तो यह जो है वो लीलाधर जगूड़ी का है। किसका है? लीलाधर जगूड़ी का। सर्दियों का संताप किसकी रचना है? तो यह रचना जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो यह है दोस्तों लीलाधर जगूड़ी का। और आगे है इसके बाद कि भाषा योग वशिष्ठ के रचना काल है। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल बताना है कि क्या है? तो 1771 ईस्वी। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से किसकी रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? ठीक है, तो दोस्तों रानी केतकी की कहानी का संबंध इससे नहीं था। अब इसके आगे हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, जो कि संपादन का कार्य किए हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।